अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त शदीद सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक तरफ जेल में बंद है तो दूसरी जानिब पार्टी 5 अगस्त को भरपूर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ है। लाहौर में जलसे की इजाज़त न मिलने पर PTI ने हर हल्के में मुजाहिरों की हिकमत अमली अपनाई है। ये एहतजाज उस वक्त हो रहा है जब पार्टी के बानी इमरान खान की जानिब से जेल से शदीद और जारहाना बयानात सामने आ रहे हैं। इन बयानात ने सियासी माहौल को मजीद तल्ख कर दिया है। वहीं पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अदालत से 9 मई के केस में जमानत हो चुकी है और अगर वो जल्द रिहा होते हैं तो सवाल यह है कि क्या वो पार्टी की कमान संभाल पाएंगे। मौजूदा पार्टी क़यादत और दीगर रहनुमा उनकी क़यादत को किस हद तक तस्लीम करेंगे। क्या शाह महमूद कुरैशी पार्टी को मुंतशिर होने से बचा पाएंगे या इख्तलाफात मजीद गहरे होंगे। दूसरी जानिब मुल्क में चीनी स्कैंडल, आटा, घी, बिजली और पेट्रोल की होशरबा कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि शरीफ और जरदारी खानदान चीनी बहरान में मुलव्विस हैं और अरबों रुपए कमा चुके हैं। मगर हैरत की बात यह है कि हुकूमत को इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन से कुछ संजीदा सियासी खतरा महसूस नहीं हो रहा। ये एक तल्ख हकीकत है कि अपोजिशन जमातें अवामी मसाइल को मुअस्सर एहतजाज या बयानिया में तब्दील करने में नाकाम नजर आती हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लिया है। उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, लेकिन सूबाई हुकूमत इसका एतराफ़ करने को तैयार नहीं। बदअमनी, कबायली इलाकों में बदएतमादी और सूबे में रिट की कमजोरी पर उन्होंने अदम एतमाद की धमकी दी है। सवाल यह कि क्या PTI की सूबाई हुकूमत इस सियासी हमले से बचने के लिए कोई हिकमत अमली रखती है या अंदरूनी टूट फूट इसे मजीद कमजोर करेगी। क्या इन तमाम अवामी नज़र में 5 अगस्त का दिन सियासी मुस्तकबिल के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में पहले हिस्से में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं फैसल चौधरी। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। फैसल साहब, 5 अगस्त को लाहौर समेत मुख्तलिफ हलकों में एहतजाज की मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन अगर इजाज़त ना मिली तो पार्टी का मुतबादिल प्लान B किस हद तक पुरअमन और मुअस्सर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो तकरीबन 1 माह से 5 अगस्त की तहरीक के लाहेअमल पर जोर दे रहे हैं और क़यादत अब भी यही कह रही है कि 1 अगस्त को लाहेअमल देंगे। आपको लगता है कि क़यादत इमरान खान के हवाले से संजीदा है और कोई वाकई कोई मुअस्सर तहरीक चला पाएंगे? अभी तक तो लाएमल का इल्म नहीं है। 4 दिनों में तो जो जाहिर है क्या कितना बड़ा प्रोटेस्ट होगा। जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, देखिए ना, इतनी बड़ी पार्टी है PTI, लेकिन PTI के पास कोई ऐसी सियासी कद काट का आदमी नहीं है जो कि तहरीक को लीड कर सके। तो महमूद खान अचकजई साहब को इनका जाती असर और रसूख ना पंजाब में है ना KP में है। वैसे वो एक मोतबर लीडर हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर आपकी अपनी पार्टी और अपने एक सूबे में हुकूमत होने के बावजूद PTI के पास वो रेलेवेंट पावर नहीं है, उसकी वजह ये है कि लीडरशिप को तो प्रोपेगेंडा करके जो है वो गद्दार डिक्लेयर किया है हर बंदे को जिसने काम करने की कोशिश, अली अमीन हो, गौहर हो, कोई और दोस्त हो। अब जो फैमिली है वो भी रिलक्टेंट नजर आती है, वो नजर नहीं आ रही कि वो इस तरीके को लीड करना चाहते हैं और वो पार्टी की तरफ देख रहे हैं, पार्टी में सकत नहीं है। तो जो महमूद खान अचकजई साहब का पुराना प्लान है वो तो यकम को जब आएगा तो देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनका यही प्लान था कि जो आप पख्तूनख्वा है उसमें एक बहुत बड़ा इज्तिमा करें तो वहां से फिर जो है वो बाकी इलाकों में असर पड़ेगा, ये उनका ख्याल है। तो शायद स्वाबी में कुछ ऐसा काम कर लें या कुछ, लेकिन ये इसकी तैयारियां नजर नहीं आ रही। जो होता है ना कि आप तहरीक जो है वो तंजीम जो है वो लगी हुई है और हर मामले के ऊपर आप देखते हैं कि चंद एक लीडर हैं ये जो लगे हुए हैं, बाकी कोई ना मैंने MP इंटरेस्टेड है ना दूसरे तंजीमी एहलकार हैं वो इंटरेस्टेड है। तो इससे लगता है तो ये है कि गैर संजीदा है क़यादत और नुसरत जावेद साहब के अल्फाज में ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, क्योंकि इमरान खान बाहर आए तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी।
तो फैजल साहब, जैसे वाजे किया है इमरान खान साहब ने कि 5 अगस्त को तहरीक इंतहा पर लेकर जाना है, 7 दिन रह गए हैं, अभी तक कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब खुद ये बात कर रहे हैं। उमर अयूब साहब कहाँ हैं, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो अरसे दराज से वो भी खामोश नज़र आ रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, वो जब भी बोलते हैं उल्टा पार्टी को नुकसान ही पहुँचाते हैं काफ़ी सारी जगहों पर। तो ये फिर तहरीक कैसे चलेगी? आई मीन जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो भी शायद उस तरह से कोई मौसर प्लान नहीं सामने लेकर आ पा रहे। नहीं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनकी तो कैपेसिटी नहीं है। मैंने खान साहब को ये बताया, इस टीम के साथ तो अगर कोई मौजे की तवक्को करते हैं लोग निकल आएंगे इमरान खान साहब के कहने पे, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे जिसमें आप समझें कि कोई इनकलाब बर्पा हो जाए या जिसको कहें आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का क्राउड आ जाए और जो हुकूमत मजबूर हो जाए। ऐसी बात तो नजर नहीं आती। इसलिए आपने देखा कि गवर्नमेंट के हल्के भी जरा रिलैक्स है। और सर वो रिलैक्स क्यों ना हो जब वो देखते हैं कि अंदरूनी इख्लाफात इतने ज्यादा है। वो कहते हैं जो काम हुकूमत ने करना है वो पीटीआई खुद कर रही है। और जिस तरह से अब इमरान खान साहब ने जब 5 अगस्त पीक की बात की थी तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 92 डेज की एक कहानी सुना दी थी। फिर हुकूमत को तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये भी दुरुस्त बात है कि आपकी जो हिकमत अमली है वो उसमें कोहेजन नहीं है। यानी हर बंदा अपनी बात कहता है, फैमिली अलहदा बात करती है, ये अलहदा बात करते हैं, इनमें से फिर कुछ लोग अलहदा बात करते हैं। मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पॉपुलर पार्टी, इतनी तारीख साज पार्टी, और जो करते रहते हैं वो इंतहाई गैर संजीदा है। पीटीआई के पास तो कोई इमरान खान की रिहाई के लिए तो कोई प्लान नहीं है। ये तो टामक टोइयां मार रहे हैं। और दूसरी पार्टी कमजोर, जो सेनेट के इलेक्शनों में हुआ है, टिकटों के दौरान हुआ है, उससे पार्टी कमजोर हुई है। देखिए ना, कारकुनान बददिल होते हैं। जब आप ऊपर की सतह पे इस किस्म की लड़ाई, इस किस्म की चप्पलें देखते हैं तो फिर कारकुनान जो है बददिल होते हैं। फिर आप आलिया हमजा जैसी सीरियस कारकुन को अगर मीडिया पे बरसरे आम जो है वो बदतमीजी करेंगे तो कारकुन जो है वो कोई जर खरीद मुलाजिम तो हो नहीं होता। अगर इतनी सीनियर कारकुन के साथ ये हो सकता है तो फिर आम कारकुन जो मेरे जैसा है वो तो फिर जाहिर अपनी उसको हैसियत और औकात का पता लग जाना चाहिए। तो ये सूरत हाल जो है ये कोई किसी तौर पे भी तहरीक की फेवर में तो नहीं है। या आप तहरीक का कोई लाएमल नजर आए। बच्चों के आने की बात की हलीमा बीबी ने, वो भी कोई कटाई में मामला पड़ता नजर आ रहा है। उनके भी कोई आने की उम्मीद नहीं है। तो और खुद आप क्या कह रहे हैं कि कोई वो आएंगे नहीं? उन्होंने तो कहा था कि अमेरिका के बाद अब वो शायद पाकिस्तान है, लेकिन खबरें यही हैं कि शायद जमाइमा खान इंटरेस्टेड नहीं है, वो शायद ना भेजे। तो ये क्या वक्त से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, प्रीमेच्योर? ये तो पॉलिटिकल प्राइस है, पे करनी पड़ेगी। अगर कोई तो से समझता है कि वो नहीं आएंगे और सिर्फ कुछ नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। उसके लिए तो फिर अगर खासकर वो कोई एहतजाजी तहरीक को लीड करे फिर तो प्राइस बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि उनके आने से हलचल तो मचेगी। ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो कारकुन घर बैठे हुए हैं अगर वो आते हैं तो फिर बच्चे आते हैं, तो इवन बहनें लीड करती हैं तो लोग निकल आएंगे, लोग कनेक्ट करते हैं उनसे। लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है शायद फैमिली भी पार्टी की जानिब भी देख रही है, और दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी जो केपी में उनकी गवर्नमेंट है उनके ख़त्म होने की भी तलवार एक लटक रही है। 6 मुगोइयाँ आ रही हैं कि इस पे भी फैसला हो गया है कि शायद उनको हटा दिया जाए। फिर ना अहलियों की भी तलवार आप लोगों के सर पे लटक रही है, क्योंकि सजा याफ्ता होने के बाद इलेक्शन में इमरान शायद इनको डिसीट कर दें। तो ऐसे में पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? नहीं, अली अमीन तो जब तक इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है मेरा नहीं ख्याल उनको हटाना मुश्किल है। अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है। बाहर जब ये कोई होता है तो देखते हैं, क्योंकि पीटीआई की जो नहीं, ये तो गवर्नर केपी ने कहा है ना कि हम अदम एतमाद के थ्रू उनको शायद हटा दें। लेकिन उसमें नंबर बहुत चाहिए नहीं, 92 है और वो 54 है, तो इस तरह लंबा नंबर चाहिए ना, वो बड़ा महंगा काम है। और किस तरह से करेंगे? अगर डिस्ग्रेंटल भी मिलते हैं तो वो इमरान खान साहब का एतमाद जब तक हासिल है मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कोई मेंबर अपनी सियासत को रिस्क में डालेगा। अली अमीन जो है वो बाहर तो
अगर वो थोड़े से भी सेंसिबली पॉलिटिक्स करते तो इस वक्त वो पीटीआई को लीड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी खुदा जाने कौन सी प्रेफरेंस में रखी हुई है। पार्टी से भी वो काफी ज्यादा लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी पसंद नहीं करते। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो किस किश्ती में सवार है और क्यों चढ़ने के मूड में। यही कहा जाता है ना, वो शायद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और यही क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और इमरान खान की जेल से आने वाले बयानात भी तो गैर मामूली सख्त और अदारों पर तनकीद से भरपूर है। आप समझते हैं कि ये लहजा उनकी रिहाई के इम्कानात को कमजोर कर रहा है या सियासी दबाव बढ़ा रहा है? नहीं, इससे तो दरवाजे बंद हो गए हैं। जो हाँ। सख्ती, जो जुबान की सख्ती है, देखिए वो कोई स्ट्रेटजी तो नहीं होती ना, सिर्फ मास गुस्सा या कोई जुबान की सख्ती। तो क्या होना है? कुछ भी नहीं होना, उनकी तकलीफों में इजाफा ही होगा। ये तो सियासत ही करनी पड़ेगी ना कि अल्टीमेटली, और सियासत के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो जो तभी ग्राउंड आपको रियलिटीज है, कुछ अगर देना उसमें पड़ेगा अगर ना हम जी। देखें तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई शायद कोई नजर नहीं आ रही है, कोई लंबी कैद दिखाई दे रही है, ऐसे ही है? हाँ, फिलहाल जल्द तो मेरा नहीं ख्याल कोई इम्कान है। या और आपको इवन अगर आपको आप इस एक आपको इस ताकतवर तहरीक से भी कोई उम्मीद हुकूमत नजर भी नहीं है। आ रही कि कोई ये शायद मकासद हासिल कर सके जिस वजह से ये तहरीक चलाई जा रही है? देखिए, उतनी बड़ी तादाद में लोग निकले नहीं है। अगर तो 2-2.5 लाख बंदा निकले फिर तो सिचुएशन देखते हैं ना कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करना, उसके लिए बिल्डअप नहीं है। फिर वो मजमा किसके नीचे निकलेगा, कौन उसको लीड करेगा? इस तरह से तो नहीं होता ना जी। कोई लोग जो हैं वो अभी जो 26 नवंबर के बाद, उससे पहले 4 अक्टूबर या उससे पहले 9 मई के मुकदमात भी भुगते हैं। लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं। ये सारी चीजें जो अगर आप कैलकुलेट करें तो हासिल जमा ये लीडरशिप पे अदम एतमाद आता है। कारकुन जो है मौजूदा लीडरशिप पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, और मौजूदा लीडरशिप तो इमरान खान साहब जब तक रखेंगे आपकी बातें भी तब तक बहुत तो मेरे ख्याल मायूस में को उनकी लग रही रहाई है, का ऐसे लग रहा है इम्कान। जैसे आप भी बहुत मायूस हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो जब आप मायूस हैं तो फिर आम कारकुन तो शायद वाकई इससे भी ज्यादा मायूस होगा। नहीं, मायूसी की देखें बात, मैं हकीकत पे बात करने का आदी हूँ। मैं लोगों को झूठे तसल्लियां या तशफ़ियां देने का आदी नहीं हूँ। मैंने आपसे आप भी उम्मीद बाकी हो सकती है अगर आप सियासी लोग लगाएं। अगर इमरान खान साहब देखें ना, सिलेक्टर तो वही है अल्टीमेटली। टीम तो उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। अगर वो नहीं रिजल्ट दे रही तो टीम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि टीम भी आप माठी लगाएं और आप कहें जी कि ये मैच भी जीत जाए। तो टीम के प्लेयर जो होते हैं, करने वाले होते हैं, वो अगर उनकी चॉइस वो है तो फिर उनको जब तक वो अपने फैसलों पर नजरसानी नहीं करते तो उस वक्त तक तो क्या किया जा सकता है? इस वक्त तक तो खान साहब को जो चाहिए है वो तो अपनी टीम पे नजरसानी करेंगे, सियासी लोगों को आगे लाएंगे। पार्टी बड़ी कमजोर है, खान सियासी साहब बहुत लोगों मजबूत है। की अगर बात की जाए तो जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आ रहा था, लेकिन आपने भी कहीं जिक्र किया कि पीटीआई की क़यादत नाराज़ होती है, पसंद नहीं आता शायद उनका। और जब ये उनको बरियत मिली तो उस पर भी सवालात उठाने शुरू कर दिए लोगों ने, कि उसको भी मुतनाज़ बना दिया कि शायद कोई डील है, कोई चक्कर है जिसकी वजह से उनको बरियत मिली है केस में। वो तरीका वारदात एक ही है ना, जो डिलीवर कर सकता है, जो काम कर सकता है, जिसने काम किया हो उसको पीछे हटाने के लिए ये करा दें, और फिर एक खास मखसूस तबका है जो इसकी एंडोर्समेंट करता है, उनके अपने बंदे लगाए हुए हैं। वो खुद भी व्हाट्सएप के जरिए फैमिली पार्टी के मतलब बाजार सियासत में नहीं है लोग, लेकिन वो सियासत तो करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी में अपनी फील्डिंग लगाई हुई है, वो उसको हिलने नहीं देते। और पहले से ही जो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम तो 1-2 दफा मैंने लिया तो मुझे कहा गया कि आप क्यों नाम लेते हैं। तो मैंने कहा जी, मैं जो सच बात होगी मैं तो करूंगा। सर मैंने किसने सियासत कहा पहले आपको भी कर ये? दिया था। ये तो इनकी वसत कल्बी का हाल है। तो सर ऐसा किसने कहा मौजूदा क़यादत में से आपको? कौन ज्यादा नापसंद कर रहा है इस चीज को? जी, मैंने कहा ऐसा किसने कहा आपको कि नाराजगी का इजहार किया जब आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया? तो
मैंने जहाँ बताना था बता दिया, वो पब्लिक करना जरूरी नहीं। ठीक। और सर फैसल सब गुज़श्ता दिनों एक और भी अफवाह गर्दिश करी थी कि इमरान खान साहब को शायद अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है और किसी और जेल में रखा जाएगा। ऐसी किसी खबर के हवाले से पीटीआई को कोई आगाही है? अगर ऐसा होता है तो इसकी कानूनी वजूहात क्या हो सकती है? ये अगर इस्लामाबाद जिले में नई जेल बनती है तो वो तो इस्लामाबाद के कैदी फिर उधर हो जाएंगे। और खान साहब तो क्योंकि इस वक्त नैब के केस में कॉन्विक्ट है ना, तो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे वो तो। लेकिन खान साहब को शिफ्ट करना एक जेल से दूसरी जेल पे, ये भी एक बहुत जान जोखिम का काम है। अगर खान साहब को बाय रोड लेके आए तो लाखों लोग आ जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए। तो वो नई जेल अभी बनी है, पता नहीं किधर है, क्या सूरत हाल है अभी कहा जा कोई रहा है। मिलिट्री केसेस की बात तो नहीं है सर? कहीं उस तरफ तो इशारा नहीं है? कहीं जीएचक्यू केसेस जो होने थे शायद उस तरफ तो नहीं है? नहीं, वो जहाँ पे भी हो वो तो जीएचक्यू, ये जो भी अदालत तो लगती है ना, जेल ट्रायल तो होते रहते हैं। वो कोई इतनी खास बात नहीं है कि जिसको कहें कि कोई क़यामत आ जाएगी। अगर वो नई जेल में शिफ्ट करेंगे तो सारा कुछ वहां पे चला जाएगा, उसमें तो डायला की रौनकें खत्म हो जाएंगी। तो सर डोंट यू थिंक ये जो अवामी एहतजाज है, अगर इसको इमरान खान की रिहाई के बजाय अगर उसको थोड़ा वास्ट किया जाए, अवाम जो महंगाई से तंग है, चीनी स्कैंडल है, बहुत सारे ऐसे अवामी इश्यूज हैं, अगर उनको लेकर तहरीक की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? एक कन्फाइंड इमरान खान की रिहाई का मुतालबे के बजाय एक बड़े मकासद के लिए। देखिए, अक्लमंद तो सियासत जो लोग करते हैं वो तो यही होता है ना, वो अवामी मसाइल को आगे ले, अवामी मसाइल पर सियासत की जाती है। ये पार्टी में अगर लीडरशिप में अगर इतनी ही सेंस नहीं है या इतना ही विजडम नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? जिन्होंने लगाया भी वो खुद सोचे। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। वो आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, खित्ते में एक बार फिर भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर अपनी अंदरूनी नाकामियों और आलमी सतह पर बेनकाब होती हिकमत अमली को छुपाने की नाकाम कोशिश की है। ऑपरेशन महादेव के नाम से किए गए हालिया ड्रामे में भारतीय फोर्सेस ने 3 अफराद को हलाक करके उन्हें द रेजिस्टेंस फ्रंट से मुंसलिक करार देते हुए पाकिस्तानी करार दिया। हालांकि इस दावे का कोई शवाहिद न पेश किए गए और ना ही किसी आज़ाद या बैनुल-अक़वामी अदारे की तस्दीक मौजूद है। मोदी सरकार ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की जब भारतीय पार्लियामेंट में मुतनाज़ ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर अपोजिशन की तरफ से सख्त सवालात उठाए जाने थे। मोदी हुकूमत इस वक्त दाखिली दबाव, दिफाई नाकामियों और आलमी तन्हाई का सामना कर रही है। राफेल जैसे जदीद तैयारे गिराए जाने, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झूठे दावे और कश्मीर में हर 2 माह बाद की जाने वाली जाली झड़पों ने भारतीय अवाम और अपोजिशन को भी बेदार कर दिया है। साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम का पहलगाम हमले पर दिया गया बयान इस भारतीय प्रोपेगेंडे मशीनरी को बेनकाब करता है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमलावर भारतीय थे, तरबियत भी यही ली, हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं कि वो पाकिस्तानी थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान न सिर्फ अस्करी सतह पर भारत को मुअस्सर जवाब दे चुका है, बल्कि सफारती सतह पर भी अपनी पोजीशन को मजबूत बना चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहलगाम हमले पर गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान की जिम्मेदार रियासत होने का सबूत था। अमेरिका समेत आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि दोनों मुमालिक एक बड़ी जंग के दिहाने पर थे, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए अमन कायम हुआ, जिसका क्रेडिट वो 27 बार खुद ले चुके हैं। आज भारत की मोदी हुकूमत खित्ते में अमन की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है, जो अंदरूनी सियासी दबाव से बचने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का सहारा ले रही है। मगर अब आलमी बरादरी न सिर्फ भारत के इन हथकंडों को पहचान चुकी है, बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आ रही है, जो इस खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी ताउन का ख्वाह है। क्या भारत एक और फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहा है? क्या माजी के झूठे प्रोपेगेंडे को मद्देनजर रखते हुए आलमी दुनिया इस बार भारत पर यकीन करेगी? अगर भारत ने कोई जाहरियत की तो पाकिस्तान इस बार किस तरह का मुंह तोड़ जवाब देगा? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अल-अरबी। आपको वेलकम करती हूँ अहमद। भारत ने एक बार फिर फॉल्स फ्लैग की आड़ में दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। ये जो आज ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया गया है, इसकी आड़ में क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर
फिर कोई बराह रास्त जाहिरियत का इरादा रखता है? ये देखें, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। जब पिछली दफा इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जो ड्रामा इन्होंने किया था पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, तो उस पर भी इन्होंने यही कहा था कि हम शुरू, इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन भी ऐसे ही किया था कि हम जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें जो सो कॉल्ड दहशतगर्दों के अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और करते करते फिर इवेंचुअली दे अटैक्ड पाकिस्तान। सो एक फैशिस्ट, एक एनार्किक दुश्मन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो महादेव इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको जरा क्रिटिकली अगर आप देखें तो इन्होंने किया क्यों है, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑपरेशन सो कॉल्ड महादेव इन्होंने लॉन्च किया, उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर है वहां पे उसने जो एक जो जंग के भजन थे सारे वो चले, और फिर उसके बाद उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सारा, और फिर आज जो इसकी जो इन्होंने जो कांग्रेस इंडिया के अंदर कैंपेन जिसने बनाई थी सारी, कि हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो भाई बताओ कि हमारे लॉसेस कितने हुए हैं, आप लोग बुरी तरह पूरी दुनिया में जलील हुए हो, हमारा बयानिया जो है वो आप जितने झूठ आपने बोले हैं वो आपके फाश हो रहे हैं। सो हमें एटलीस्ट पार्लियामेंट में आके नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन तो करे कि सिंदूर में उसने किया क्या है। सो वो होना था आज और कल के अंदर, वो एक्सपेक्टेड है कि वो सारी डेवलपमेंट होनी है, और वो इन्होंने पूरी पार्लियामेंट के सामने सेशन करना है। तो उससे पहले इन्होंने ये महादेव वाला ड्रामा किया, एक तो अपनी इंटरनल पॉलिटिकल ऑडियंस को सफाइज करने के लिए, और दूसरा सितंबर में एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी 75 साल का हो रहा है, और मोहन भगवत जो आरएसएस का हेड है, जो गॉड फादर है इंडिया का इस वक्त, इंडियन गवर्नमेंट का, उसने कहा है, बयान दिया है एक हफ्ता पहले कि 75 ईयर्स पे होने के बाद पॉलिटिशियंस को इस्तीफे दे देने चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि उससे पहले मोदी जो है वो किसी किस्म का ड्रामा करेगा। अब ये देखेंगे ये कि इनकी जो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है, अगर वो जो इन्होंने ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने दहशतगर्द पकड़ लिए और हम उनको मार रहे हैं और हम ये कर रहे हैं और मुकाबला हो रहा है एंड ऑल, अगर उससे इनकी इंटरनल जो पॉलिटिकल ऑडियंस है वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर ये इस पे रुक जाएंगे, वरना फिर ये पाकिस्तान की तरफ आएंगे, एक मिस एडवेंचर लाजमी करेंगे। और अहमद, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की हालांकि पेशकश भी की थी, लेकिन भारत ने इनकार किया था। क्या इस बार जो ये इन्होंने सो कॉल्ड अपनी ऑडियंस को या अपने पार्लियामेंटेरियंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो ड्रामा रचाया है, इस बार जहारियत से मुतालिक पेशगी पाकिस्तान को क्या अक़वाम मुत्तहिदा, OIC या SCO के फोरम्स पर भारतीय जहरियत और झूठे दावों को मौसर तरीके से उठाना चाहिए, सो दैट कि बिफोर हैंड हम उनको जवाब दे दें? जी बिल्कुल, वी शुड प्रीएम्प्ट तो नहीं, खैर अब हम इसके हम प्रीएम्प्ट करते रहे हैं। आप देख लें, डीजी ISPR ने बहुत अरसा पहले बता दिया था कि हमारे पास रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया इस तरह की हरकत करेगा, और वो सारा उन्होंने प्लान भी इनका डिस्क्लोज कर दिया था कि ये किस तरीके से जो मासूम पाकिस्तानी कश्मीरी जो है वो उस साइड पे चले गए और उन्होंने पकड़ लिया, या जो भी इन्होंने किया, तो उसको बुनियाद बना के ये पाकिस्तान को दोबारा फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से सारी चीजें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं, और हमें इनको, इंडिया ऑलरेडी इज ऑन द बैक फुट। वो पूरी दुनिया में एक झूठा मशहूर हो चुका है, पूरी दुनिया में इंडिया हैज एक्चुअली, बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जयशंकर एंड अमित शाह, इंडिया हैज एक्चुअली बिकम अ मीम, एक मीम बन चुका है पूरी दुनिया में। तो हमें इसको भी लेके जाना चाहिए, इनके झूठों को बेनकाब करना चाहिए। इट्स अ सिमरिंग, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। ये आगे किस इंडियन मीडिया का तो वॉर हिस्टीरिया उसी तरह है ना, वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप देखिएगा कि इस ऑपरेशन का जो नाम इन्होंने रखा है महादेव, उसका क्या मतलब है और वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। आप ये देखें कि इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे करता था एज अ सेक्युलर कंट्री, पूरी दुनिया में यही कहते थे ना कि हम सेक्युलर है। और पहले इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सिंदूर का आपको पता है वो जो इनकी एक शादी की निशानी और वो सब कुछ होता है। महादेव जो है, मैं पहले भी काफी प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका था कि इंडिया की इस वक्त जो एलीट इंडिया को रूल कर रही है, उनका पहले तो किसी मजहब के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो छोटी सी ब्राह्मणाइज्ड एलीट है वो हिंदुओं की भी उतनी दुश्मन है जितनी वो मुसलमानों की है, जितनी वो क्रिश्चियंस की है, जितनी वो बाकी जो मजाहिब माइनॉरिटीज हैं इंडिया में उनकी है। तो वो एक लॉर्ड शिवा जो है उसके बारे में इनकी पूरी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम लॉर्ड शिवा के मानने वाले हैं, और ये जो सदी है ये लॉर्ड शिवा की सदी है। शिवा को कहते हैं द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब ये नहीं है कि अपने आप को डिफेंड करना है या ये, वो कहते हैं शिवा का मतलब ही है कि उसने तबाही लेके आनी है। और शिवा का एक नाम है महादेव।
सो अच्छा। उस नाम के ऊपर जो इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया, इट इज क्लियर कि मोदी इस वक्त तहैया कर चुका है कि जो इनकी इंटरनल जो पॉलिटिकल ऑडियंस हाईली जो जिसको कल्ट के अंदर ये तब्दील कर चुके हैं, जो कि रिलीजियस फैशिज्म पे यकीन रखती है, जो कि वो है जो समझती है कि मुसलमानों को ज़िबा कर देना चाहिए और क्रिश्चियंस को तबाह कर देना चाहिए, वही ऑडियंस जिससे मणिपुर में कुकी क्रिश्चियंस के चर्चेस जलाए, वही ऑडियंस जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के घरों को मस्मार कर रही है, वही ऑडियंस जो पंजाब के अंदर खालिस्तान की जो बात करता है या सिखों की आजादी या हकूक की बात करता है उसको ज़िबा करती है, वही ऑडियंस को ये स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और इंडिया को मजीद ये रिलीजियस फैशिज्म की तरफ लेके जा रहे और हैं। और शायद आई इसी थिंक वजह से इसी ये वजह हर से बार जो है ये पाकिस्तान पर हमला का बयानिया बनाया जाता है, और हालांकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, फिर भी यही बयानिया बनाया जाता है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त चीन, सऊदी अरब, टर्की और ईरान पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और इन ममालिक का जो किरदार खित्ते में है वो ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान के हक में झुका रहा है। ये भी ऑब्वियसली इंडिया को हजम नहीं हो रहा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए कोई भी फैशिस्ट जो है, आप अगर तारीख भी उठा के देखें, वो अपनी हुकूमत को, अपने इक्तदार को बचाने के लिए हर फैशिस्ट ने ऑलमोस्ट पूरी अपने मुल्क को, अपनी कौम को आग लाया। हिस्टोरिकली ऐसे हुआ है। तभी वो फैशिस्ट जो था, जिस मुल्क को रूल करता है वो मुल्क टूटता है, तबाह होता है, बर्बाद होता है। मोदी भी यही कर रहा है। इस वक्त जो मोदी का प्राइमरी फोकस है वो अपने इक्तदार पे है, अपनी कुर्सी पे है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उसको अगर पूरे इंडिया को भी तबाह करना पड़ा, पूरे हिंदुस्तानी कौम को अगर तबाह करना पड़ा, तो वो इससे गुरेज नहीं करेगा, और वो कर रहा है ऑलरेडी। पीछे क्या रह जाता है? बिल्कुल वो कर रहे हैं। और लेकिन मोदी साहब को ये भी समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने जैसा पहले किया था और उनको हमारी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और दुनिया को दिखा दिया था कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, तो आई थिंक इस दफ़ा भी कोई अगर मिस एडवेंचर करेगा तो ये उनको शायद क्लियर होगी, ये बात, मैसेज तो कन्वे होगा कि दिफाई स्ट्रेटजी और उनकी जंगी हिकमत अमली कितनी क्लियर है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये जो इनका मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है कि ये महादेव हमने पाकिस्तान के अंदर भी लेके जाना है और ये करना है और वो करना है, जो जिंगोइज्म इनके मीडिया पे आ रहा है, तो वो जो महादेव होगा ना, उसका जवाब भी महा ही होगा। तो ये इनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर को भूल जाएंगे। जो अभी तक जिसके अपने ये जख्म चाट रहे हैं ना, ये भूल जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर को। ना ब्लिंक जो इनके साथ अब नेक्स्ट राउंड अगर ये पाकिस्तान के ऊपर इंपोज करते हैं, तो फिर इनके साथ जो होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होंगे कि इंडिया से बर्दाश्त नहीं होंगे। और अहमद, भारत के अंदर भी तो इतने ज्यादा तकसीम है, इतने ज्यादा महाज खुले हुए हैं, क्या वो मुकाबला कर पाएंगे? ये भी तो एक फैक्टर होगा ना। जी देखें, भारत बारूदी सुरंगों के ऊपर इस वक्त बैठा हुआ है। एक चिंगारी सिर्फ चाहिए भारत को। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, अभी आज तो वेस्ट बंगाल के अंदर आज भी कत्लेआम हो रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सिक्किम के अंदर अभी भी एक पुलिस मुकाबला हुआ है कि जिसके अंदर ये कहते हैं कि हमने जो, जिसको ये सेपरेटिस्ट कहते हैं, हमने उनको मारे। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो नागालैंड के अंदर अभी भी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जारी है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर भी ये क्रैकडाउन कर रहे हैं जो सिख राइट्स की बात करते हैं उनके साथ। तो जब इतने ज्यादा मसले घर में हों तो आपको पहले चाहिए कि आप उन मसलों को रिजॉल्व करें। लेकिन इंडिया ने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हमने उन मसलों से तवज्जो हटाने के लिए हमने जो है पाकिस्तान की तरफ जो है, बैरूनी ममालिक की तरफ, कभी चाइना के ऊपर कुछ करेंगे, कभी म्यांमार पे कुछ करेंगे, कभी बांग्लादेश को ब्लेम करेंगे, कभी नेपाल को ब्लेम करेंगे। इन्होंने स्ट्रेटजी ही ये बनाई हुई है। सो अभी भी यही कर रहे हैं। और ये जितना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे पाकिस्तान, जो ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन इस दफा लॉन्च करना है पाकिस्तान के खिलाफ, उतने ही चांसेस इंक्रीज होंगे इंडिया के टूटने के। राइट। क्योंकि अभी ये देखिए, अपनी तरफ से तो कहते हैं सिंदूर तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर आनी है। हाँ तो ट्रेलर में तुम्हारा हाल हुआ है कि तुम्हारी इकोनॉमी तबाह हो गई, तुम्हारे मुल्क की हर बगावत जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो उभर के सामने आ गई, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को हटाने की बातें हो रही हैं, तुम्हारी बीजेपी आपस में टूट गई है, तुम्हारा मुल्क इंतशार का शिकार है, और सफारती लेवल पे कितनी सुस्ती का सामना हुआ है। बिल्कुल तबाह हो गया। तो तुम सोचो, अगर इससे बड़ा ऑपरेशन करोगे, उसका जवाब उससे बड़ा आएगा, तो फिर इंडिया के पास क्या बचेगा? नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। क्या रूस और अमेरिका जैसी ताकतें अब भारत को खुलकर सपोर्ट करने के बजाय न्यूट्रल रहने को तरजीह देंगी? और दूसरा, क्या भारत के बार बार फॉल्स फ्लैग और जाली ऑपरेशन से उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में साख मुतासर नहीं हो रही? उनकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है? ये देखिए, भारत चाह यही
ही रहा है कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और दोबारा से, क्योंकि इनकी टेक्स्ट बुक में यही एक तरीकेकार है, ये हमेशा से यही करते आए हैं पिछले 70 सालों से। आप देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान को ब्लेम, पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन, और उसको हम जस्टिफाई करके मजलूम बन जाएंगे। ये हमेशा से यही करते आए हैं, सेम स्ट्रेटेजी जो इसराइल करता आया 70 सालों से। लेकिन अब इतना ज्यादा रिडंडेंट हो गया है, यानी इसी तरह जिस तरह हॉलीवुड की किसी मूवी को बॉलीवुड बहुत बुरे और चीप तरीके से कॉपी करता है, उसी तरह इसराइल की स्ट्रेटेजीज को इंडिया बहुत बुरी तरह से कॉपी करता है। आपको पता चल जाता है कि फेक कॉपी है। तो अब पूरी दुनिया में, जैसा मैंने शुरू में भी, तो ये जो यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे अदारे हैं, वो भारत से अगर अब गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा करेंगे, या आप समझते हैं कि ये गैर मुअस्सर हो चुके हैं, उनसे उम्मीद लगाने का कोई फायदा नहीं है? नहीं, आप अगर वो कर भी दें तो इंडिया ने कौन सा मानना है? अगर वो तहकीकात शुरू, आज पहलगाम की तहकीकात शुरू, आप इंडिया से अगर कोई भी गैर जानिबदार इदारा आएगा, तहकीकात शुरू करेगा, तो उसे सबूत तो सारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित कुमार डोवल के दफ्तर से मिलेंगे। तो जाहिर है इंडिया कैन नॉट, क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इंडिया तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। सो अभी भी ये जो कर रहे हैं, ये जो इन्होंने ऑपरेशन महादेव सो कॉल्ड लॉन्च किया, इसमें भी ये मेरा नहीं ख्याल किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को मानेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी तो इंडिया मजीद बेनकाब हो जाएगा, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्या पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फॉल्स फ्लैग पॉलिसी के खिलाफ करारदाद पेश करनी चाहिए, ताकि दुनिया इस खतरनाक रुझान को रोके? क्योंकि कश्मीर में हम देख रहे हैं मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अब भारत के लिए आलमी बोझ बन रही हैं। क्या पाकिस्तान इस बोझ को सफारती दबाव में बदल सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें हर डिप्लोमेटिक, हर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो टूल अवेलेबल है हमारे पास, हमें उसको डिप्लॉय करना चाहिए कि हम भारत के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इनका जो ये तमाशा है इसको एक्सपोज करें, और रिपीटेटिवली हमें इसको एक्सपोज करना है हर इंटरनेशनल फोरम पे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को हाइपर एक्टिव होना चाहिए, और हमारी जितनी भी एम्बेसीज हैं उनको हाइपर एक्टिवली, ये जो अभी दोबारा इनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है, बार बार वी हैव टू रिपीट इट। इंफॉर्मेशन डोमेन में या डिप्लोमेटिक डोमेन में आप स्पेस खाली नहीं छोड़ते, आप वैक्यूम नहीं छोड़ते। तो हमें यही करना है कि हमें रिपीटेटिवली, चाहे जितना मर्जी रिपीट करना पड़े, हैव टू टेल द वर्ल्ड रिपीटेटिवली इंडिया के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इसके जो अजाइम है और जिस तरह की ये ड्रामे करते हैं। अहमद, जैसा कि अब तो दुनिया को भी ये मालूम हो गया है कि भारत के दावे झूठे और प्रोपेगेंडे पर मबनी होते हैं, तो आलमी सरमायाकारी, दिफाई मुआहदात या स्ट्रेटेजिक फोरम्स पर भारत के मौक़िफ़ को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस तो भारत से बहुत ज्यादा शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी चाइना की तरफ। भारत की जो टोटल जो मिलिट्री बजट है, उससे ज्यादा नुकसान जो ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने लॉन्च किया था उसके पहले हफ्ते में इनको हो चुका था। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। सो भारत से बिजनेस तो जा रहा है। जहां तक दिफाई मुआहदों की बात है, तो दिफाई मुआहदों में इस वक्त भारत जो है बहुत बड़ा इंपोर्टर है असलहे का इसराइल से। और भारत को अगर कोई मुल्क इस वक्त ओपनली सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में, बाकी ममालिक अभी रिलक्टेंट है भारत के साथ भी खड़ा होने पे, और बाकी तमाम ममालिक रिलक्टेंट है इसराइल के साथ खड़ा होने पे भी। तो सिर्फ ये दो मुल्क हैं, द टू आईज जिसको इंडिया और इसराइल कहते हैं, ये दोनों सिर्फ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी ओपनली कर रहे हैं और हथियार और असला भी दे रहे हैं। और दोनों की स्ट्रेटेजी भी मिलती है, सोच भी मिलती है। जी, सोच मिलती है, इनकी अप्रोच मिलती है, इनके जेनोसाइडल प्लान्स मिलते हैं, इनका एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स मिलते हैं, इनके इंटरेस्ट मुसलमानों के खिलाफ एक जगह पे कन्वर्ज होते हैं। जितना इसराइल ईरान का दुश्मन है उतना ही भारत भी ईरान का दुश्मन है, जितना इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन है उतना ही भारत भी पाकिस्तान का दुश्मन। सो ये इंटरेस्ट इनके आपस में अलाइन करते हैं, और इन दोनों के एक दूसरे के अलावा इनके पास दुनिया में और कोई बचा नहीं है प्रैक्टिकली। आप अगर देखें, जो मुल्क इनको सपोर्ट करना भी चाहते हैं वो भी पब्लिकली इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। एक वो जेनोसाइडल मीनियक है, और एक ये एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है जो नरेंद्र मोदी है, और दूसरा नेतन्याहू की मैंने बात की जो कि जेनोसाइडल जो गाजा के ऊपर कर रहा है, फूड जेनोसाइड इंपोज कर रहा है। सो इंडिया हर जगह से हिट ले रहा है। लेकिन मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त इंडिया का प्राइमरी फोकस अपनी इकोनॉमी नहीं है, अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, अपना नेशनल कोहेशन नहीं है। उनका प्राइमरी फोकस ये है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी 2-4 साल और प्राइम मिनिस्टर रह सके। तो उस चक्कर में वो पूरे खत्ते को एक आग में धकेल रहे हैं। जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, उसने पूरे गुजरात में आग लगाई थी। अब वो इस पूरे इंडिया का 1.25 बिलियन लोगों का वजीर आजम है, अब वो पूरे खत्ते में आग लगाने की कोशिश करे।
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बैनुल क़ौमी अमूर के माहिर अरबी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।